Good morning, all of you. Today, our topic is organizational structure. लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसका डिफरेंस भी किया था, लेकिन वो CBSE के अकॉर्डिंग 30% जो सिलेबस कट हुआ है उसमें कट हो चुका है। एग्ज़ाम में वो फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होगा। लेकिन जो अब हम करने जा रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसेप्ट। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मे इवन डिस्ट्रॉय इट। गलत तरीके से ऑर्गेनाइज करना, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होती है, में इवन डिस्ट्रॉय इट, यहाँ तक कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बिजनेस, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक किसके कारण? रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण। अब आपको इससे ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई बिजनेस विनाश को प्राप्त कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है उसका, और उसकी पूरी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर वो बिल्कुल ठीक तरीके से किया जाए तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को पूरी डेवलपमेंट, पूरी ग्रोथ पर ले जा सकता है, फुल उसकी फेवर में हो सकता है। अगर गलत होता है तो उसके लिए पूरा विनाशकारी होगा, और अगर ठीक होगा तो पूरा जो है उसके लिए वरदान साबित होगा। तो यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है। टूल किट में आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट रेफर टू द framework within which all managerial and non-managerial tasks are performed। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑल मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल के लिए, दोनों के लिए है। उनका फ्रेमवर्क, उनका ढांचा इस तरीके से बनाया जाए ताकि सभी कामों को क्या है परफॉर्म कर लिया जाए, सभी टास्क जो है वो कर लिए जाए, कोई भी काम छूटे नहीं। मीनिंग देखेंगे, organization structure refer to that specific pattern of relationship which is created during organizing process। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के साथ रिलेट किया गया है। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, तभी क्या है, जिस पैटर्न में ये बनाई जाती है ये उसी से रिलेटेड है। मीन्स किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कर रहे हैं, जिस पैटर्न का आप यूज़ करते हैं, ये वही पैटर्न जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कहलाता है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन in this respect is whether the pattern or form or design of organization structure can be similar in all the organizations। The answer will be in the negative because the nature of work and its size are different in respect of each enterprise। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का, सभी फर्म का एक ही तरह का सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
हर फर्म का, हर साइज का, हर नेचर के अकॉर्डिंग बिजनेस के जो है स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइज, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टाइप का ही नेचर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज designed in accordance with these characteristics of the enterprise. Thus, there can be many forms or design of organization structure in any enterprise. The organization structure, once decided, undergoes changes according to the situations. In conclusion, it can be said that organizational structure does not have any standardized design which may be adopted by all the enterprise. जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो करेक्टरिस्टिक की वजह से ही, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट नेचर की वजह से ही जो है अलग अलग हर बिजनेस का, हर फर्म का बनाया गया है। दस देयर कैन बी मैनी फॉर्म ऑफ डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसीलिए क्या है डिफरेंट डिफरेंट इसकी फॉर्म जो है वो बनाई गई हैं। इफ़ एनी एंटरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वंस डिसाइडेड अंडरगोज चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर एक बार ये बना दिया जाता है तो अपनी सिचुएशन जैसे चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चेंज भी किया जा सकता है। इट conclusion, it can be said that organization structure does not have any standardized design which may be adopted by the all the enterprise. ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन नहीं है जिसको सभी फर्मों को फॉलो करना होगा। ये क्या है कि अपने अकॉर्डिंग, आपकी करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बिजनेस के ये जो है चेंज किया जा सकता है। इट कैन हैव मैनी फॉर्म और डिज़ाइन एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन, ऑल दिस विल बी गिवन अहेड इन दिस चैप्टर। तो आगे जो है हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, इसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं definition of organization structure. According to the Hurley, organization structure are pattern of relationship among the various position in a firm and among the various people occupy the positions. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पैटर्न है जो कि फर्म में जितनी भी पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस पर लगे हुए पीपल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है। The above mentioned definition make it clear that organization structure means establishing posts in an enterprise and defining relations among them. In this process, authority and responsibility are divided among different offices. जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया गया है एंटरप्राइज में, उसमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो बेस होता है किसका, इस प्रोसेस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जिस पर्सन जो पोस्ट पर होगा, कोई भी पर्सन जिस पोस्ट पर है उसको खुद की कोई अथॉरिटी होगी, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, पोस्ट और पोस्ट, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टूल किट में कहा है, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है क्या देखेंगे। इट रेफर टू द नंबर ऑफ subordinate दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय मैनेजर, जनरली दिस नंबर इज़ 5-6। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है ये 1-1 मार्क में। जो भी सुबॉर्डिनेट हैं उनकी नंबर संख्या पर डिपेंड करता है। एक मैनेजर जितने पर्सन्स को कंट्रोल कर सके, जितने पर्सन से काम ले सके, इफ़ेक्टिव तरीके से उन्हीं नंबर्स को
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। मीन्स एक मैनेजर के नीचे 5 या 6 पर्सन हैं तो वो उनसे काम लेता है, उनको संभालता है, उनको कंट्रोल करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है उन पर्सन्स का। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है एक मैनेजर की 5-6 है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं डिज़ाइन फॉर्म टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। All the people working in the enterprise are assigned certain jobs for their successful accomplishment. Some authority is also given to them. सब लोग जो हैं काम कर रहे हैं, काम करते हैं, अपनी जो भी उनको जॉब मिली है उसको एक सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं जब उनको जो है अथॉरिटी भी दी जाती है। अब अथॉरिटी कैसे दी जाए वो डिपेंड करता है उनकी नेचर ऑफ द जॉब। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब इन एवरी एंटरप्राइज टू थिंक टू एज टू हाउ अथॉरिटी टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय। कैसे अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी जो है उस पर्सन को, एम्प्लॉय को गिवन होनी चाहिए, ये उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, जो उसकी नेचर ऑफ द जॉब है उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। देयर कैन बी सम डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द वर्क इज डिफरेंट एंटरप्राइज। हर वर्क के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह की अथॉरिटी होगी, अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। It means because of the different nature of work, method of distributing authorities and responsibility will also. डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क, डिफरेंट मेथड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट होगी और अथॉरिटी भी डिफरेंट होगी। इन अदर वर्ड, डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलोइंग आर परमानेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो डिफरेंट टाइप का बिजनेस होगा उसका अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग नेचर का अलग स्ट्रक्चर, और उसी पॉइंट से अलग हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अलग बिजनेस, अलग अथॉरिटीज़, अलग ही डिफरेंट ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब सिमिलर नहीं होगी। नेक्स्ट है कौन कौन से पॉइंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स को डिफाइन करते हैं या टाइप को बता रहे हैं। फर्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे फॉर्म्स ही जो डिज़ाइन किए गए हैं ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पार्ट है। मींस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से ही ये डिज़ाइन किए गए हैं, इनफॉर्मल के नहीं हैं। और इसमें जो फंक्शनल एंड डिविजनल है वो ही सिलेबस में है आपके। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, it refer to the design of the whole enterprise according to major activity to be performed by it। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, होल एंटरप्राइज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेजर एक्टिविटी जो वो परफॉर्म करती है उसको डिवाइड कर देना, पूरे एंटरप्राइज को उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर देना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ऑर्गेनाइजेशन है शूज़ मेकिंग का, बिजनेस आपका क्या है, शू का। आप जूते बनाते हैं, अब आप जूते बना रहे हैं तो आपको क्या है, जूते बनाने के लिए क्या काम करना होगा, रॉ मटेरियल परचेज़ करना होगा, चमड़ा वगैरह ख़रीदना होगा, रबड़ ख़रीदनी होगी, लेदर जो भी आप कह सकते हैं कि वो ख़रीदना होगा आपको। फिर आप उसको बनाएंगे, बनाने के बाद सेल करेंगे, ऐड भी कराएंगे, फाइनेंस भी इकट्ठा करेंगे,
तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क होल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर जो है वो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी जो आप करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो आप एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटी के बेस पर या एक्टिविटी के ही हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल को संभाल रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनको सैलरी देना, उनसे रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान करना, वो करेगा पर्सनल डिपार्टमेंट। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट या अलग अलग टाइप के हम कह सकते हैं कि हमको ये डिपार्टमेंट चाहिए जो कि आपके काम को संभालेंगे। तो वो हुआ क्या कि होल एंटरप्राइज की जितनी भी एक्टिविटी थी उसको परफॉर्म करने के लिए हमने उसको डिवीज़न कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, it refer to the division of the whole enterprise according to the major function activity to be performed by it. This is the simplest and the most prevalent form of organization structure. Under this, all the function of similar nature are divided in different unit which are called department. यही चीज़ कि जो भी सेम काम करने वाला जो डिवाइड कर दिया हमने पूरे काम फंक्शन में, और जो पर्सन काम कर रहे हैं वो डिवाइड हो गए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, तो वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। वही चीज़ है। अगेन सब डिपार्टमेंट कैन बी एस्टेब्लिश इन ईच डिपार्टमेंट। अब इनके आगे भी डिपार्टमेंट हो सकती हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो बड़े वाला हो गया, उसके नीचे होगा क्या, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट and market research can be established. The manager of the sub department are answerable to head of the department. The head of the department is answerable to general manager. तो जो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो अपने हेड के को, सब डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो, जैसे कि हमारा मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है या एडवर्टाइजमेंट का मैनेजर है या मार्केट रिसर्च का मैनेजर है, तो वो किसके प्रति किसको जवाब देगा, किसके लिए अकाउंटेबल होगा, वो होगा किसके लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए। फिर मार्केटिंग मैनेजर किसको जवाब देगा, अपने जनरल मैनेजर को, या हम कह सकते हैं कि सीईओ को। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग पर्सन को, जो हमारे को अथॉरिटी मिली हुई है उसको हमको काम करने के बाद दिखाना होगा अपने बॉस को। तो वही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जब काम को डिवाइड किया गया है वो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ नोट दिया है एक, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो है ये बनाया गया है, उन्होंने ही इसको डेवलप किया था। बोथ टेलर्स व्यूज एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। टेलर का जो विचार था कि फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि स्पेशलाइजेशन जो पर्सन जिस काम का स्पेशलिस्ट है उसको वही काम दिया जाना चाहिए, इसमें उसी को ही फॉलो किया गया है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट टेलर्स व्यू related to the lower level while the functional organization restricting to the top level management। टेलर का व्यू जो है वो लोअर लेवल की बात करता है कि काम जो पर्सन कर रहे होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो जिसके अंदर स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। लेकिन ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये उसी को ही फॉलो करते हुए है, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो फॉर्म दिया है, डायग्राम बनाया है। सबसे पहले क्या होगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं कंपनी में। फिर उसके बाद क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो
हम कह सकते हैं कि उसको चलाने वाला संचालक। उसके बाद हमारा आता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आ जाएंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब आपने यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नीचे देखेंगे 3 हेड हैं। 3 में हमारा है सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो है हमारा डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या है, आप सब समझ चुके होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को जब हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश कर दिया है, वही हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसकी एडवांटेजेस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन। अब देखिए, जो जिस पर्सन को प्रोडक्शन का काम आता है उस मैनेजर को, या जिस पर्सन को हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन का मैनेजर बनाया जाएगा, तो वो प्रोडक्शन के काम को पूरा कंप्लीटली करवाएगा इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली तरीके से। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ हमको उस पर्सन को वही काम सौंपना चाहिए जो जिसमें माहिर हो, जो जिसका एक्सपर्ट हो, जो जिसका स्पेशलिस्ट हो। So the whole company is divided into many departments on the basis of major activity to be performed. Each department is headed by an expert manager. This result in more and better work being accomplished in much lesser time. Hence the benefits of specialization become available. तो यहाँ पर जो है जब पर्सन को उसके जो जॉब है उसको काम के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि उसकी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो है काम दिया जाता है, तो काम जो है वो बेटर तरीके से होता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, कम टाइम में जो है हम काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका स्पेशलाइजेशन का जो है बेनिफिट हमको मिलता है। सेकंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन ए डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट of their respective job, it make coordination easier at the departmental level. तो कोऑर्डिनेशन जो है उनके बीच में बन जाता है, क्योंकि जो काम करने वाले पर्सन हैं वो अपने अपनी जॉब के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना जो है वो इजी हो जाता है। क्योंकि सेम नेचर का, सेम हम कह सकते हैं कि सेम काम वाले पर्सन एक ही जगह पर है, तो उनके बीच में आपस में बातचीत करनी पड़ेगी काम के लिए। तो बातचीत करनी पड़ रही है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनता ही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। इससे क्या होता है कि जब काम पर्सन को उसके अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मिला है, तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि वो बार बार उसी काम को अगेन अगेन जब रिपीट करते हैं तो वो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो वो उसमें माहिर हो जाता है, हम कह सकते हैं कि वो स्पेशलिस्ट हो जाता है उसका, जिसकी वजह से उसके काम की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जिससे एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा कम रेट में, हम कह सकते हैं कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से जो है प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। फोर्थ, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अब जब काम डिवाइड किया गया है तो क्या होगा कि सब पर्सन को काम डिवाइड किया है, इसके लिए प्रॉपर प्लान बना होगा किसको क्या काम दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जो है वो दोबारा होगा या कोई छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन को काम को दोबारा नहीं करेगा। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज एलिमिनेटेड। जो डुप्लीकेशन काम का हो जाता था उसको हटा दिया गया है। द फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज ओनली कैरिड आउट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे सेल के हैं, चाहे हमारे कह सकते हैं कि पर्सनल से रिलेटेड फाइनेंस संभालने की बात है, तो एक ही पर्सन को सारे काम दे दिए जाएंगे। हम वो
उससे रिलेटेड जितना भी वर्क है वो उसको देकर संभाल कर आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जब काम एक ही पर्सन फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा संभाला जा रहा है तो कोई भी उसको दोबारा नहीं करता है, या फिर हम नीड नहीं होती है कि उसको दो और टू और मोर डिपार्टमेंट को देने की। तो इट मेक इट पॉसिबल टू द यूटिलाइज द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। तो इससे क्या होगा कि पर्सन का हम बेटर यूज़ कहीं और कर सकते हैं, क्योंकि काम जो है वो डबल डबल नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ से हम इससे बच जाते हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट है ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, इट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एज द फोकस इज ओनली ऑन ए लिमिटेड range of skills. For example, the employee of finance department are given training of financial issues. ये जो है ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है। जो भी पर्सन को काम सिखाया जाएगा लिमिटेड रेंज होगी। द एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग ऑफ फाइनेंस इशू, ओनली फाइनेंस इशू के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पर्सन काम करने वाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को सिर्फ वही प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाना है सिर्फ उसी के बारे में सिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है उनके लिए। सिक्स हमारा पॉइंट है इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। ये भी देता है कि जो भी काम है उसको सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले, इक्वल जो है वेटेज मिले। तो सभी काम जो हैं, सभी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वल वेटेज जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस देखो, हर चीज़ की जो भी चीज़ें हैं उनकी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट देखने वाले पर्सन है वो डिसएडवांटेज देख ही लेते हैं। तो हर चीज़ की जो है डिसएडवांटेज है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी डिसएडवांटेज ना हो। तो यहाँ हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये इग्नोर कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। ऐसा क्यों? ईच डिपार्टमेंट हैड वर्क अकॉर्डिंग टू दिस स्वीट विल। हर डिपार्टमेंट अपनी अकॉर्डिंग काम करता है। दे ऑलवेज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भूल जाता है कहीं ना कहीं, जिससे वो सफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एस्टेब्लिश इट्स इमेज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट इग्नोरिंग द फैक्ट द मार्केट ट्रेंड फेवर एक्सेप्टिंग मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वो कहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या करा कि मुझे अच्छा बनाना है, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जो बाज़ार में मार्केट में लोग परचेज़ कर रहे हैं वो मीडियम क्वालिटी का कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या करा, अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अच्छी क्वालिटी का बना दिया ज़्यादा, तो जिससे वो मार्केट में प्राइस जो है उसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको मैक्सिमम सेल करना, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो वो कहीं ना कहीं उसके बीच में जो है बाधा उत्पन्न कर देगा। सेकंड पॉइंट हमारा है क्या, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। ऑल डिपार्टमेंटल हेड में वर्क एज पर देयर ओन विश। हर डिपार्टमेंट का हेड होएगा, वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। नो डाउट दिस फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट बट इट मेक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट। इससे क्या होगा कि उनके खुद के डिपार्टमेंट में तो अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट के बाहर जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंटल मीन्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का परचेज वाले के साथ, मार्केटिंग वाले के साथ या फाइनेंस वाले के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उनको इग्नोर कर देते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
Every departmental head want to become a functional empire, satisfy their ego. Every one demands maximum resources for their department. This situation lead to conflicts among the various department heads. अब यहाँ पर क्या है कि कन्फ्लिक्ट होगा उनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से। तो हर कोई अपने आप के एवरी डिपार्टमेंटल हेड वांट टू बिकम ए फंक्शनल एम्पायर। हर कोई अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को राजा समझने लग जाता है। तो वो क्या होता है कि उनका सेटिस्फाई जो है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक से ज़्यादा मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं, जिससे पूरे डिपार्टमेंटल हेड में जो है कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर एक पर्सन की डिमांड को पूरा कर दिया गया, दूसरे पर डिमांड नहीं पूरी हो रही है, तो वहाँ पर बात आ जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए ही हमेशा ऐसे होता है कि हमको नहीं मिल पाते हैं रिसोर्सेज, अदर डिपार्टमेंट वाले को मिल जाते हैं, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा जो है इस वजह से बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है हर्डन इन कंप्लीट डेवलपमेंट। This system is a hurdle in the way of the complete development of the employees. Each employee specializes only in a small part of the whole job. अब कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या है, हर एक का डेवलपमेंट हो, तो जो भी पर्सन सब डिपार्टमेंट में है वो अच्छे से काम करे। Each employee specializes only a small part of the whole job. पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे काम में एक जो एम्प्लॉई है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा काम का स्पेशलिस्ट बनता है, जिससे जो एम्प्लॉई है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टोटल काम नहीं कर सकता है, वो बड़ी पोस्ट पर नहीं जा सकता है, वो सिर्फ उसी पोस्ट पर ही रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसके बीच में हर्डल होती है ये। नेक्स्ट है हमारा सुटेबल। कहाँ ये सुटेबल है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल है? वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट इज़ लार्ज। जहाँ बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है वहाँ ये सही रहेगा। वेयर स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ स्पेशलिस्ट पर्सन की रिक्वायर होती है वहाँ ये सही रहेगा। जहाँ वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड, जहाँ काम को लोगों में बांट दिया जाता है वहाँ ये सही रहेगा। वेयर देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड, ये वहाँ ठीक रहेगा जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है और बेचा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे। इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल एरिया, कस्टमर ग्रुप्स एक्सेट्रा। अब ये जो ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के बेस पर ही जो है इसको डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उसके बेस पर ही अलग किया जाता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है क्लॉथ का भी, शूज़ का भी और स्टील की गुड्स का भी। अब मैं कपड़ा भी बना रही हूँ, जूते भी बना रही हूँ और स्टील के जो भी यूटेंसिल वगैरह भी बना रही हूँ। अब मेरे क्या है, जितने वर्क हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, मतलब उनके बेस पर ही क्या है, डिवीज़न बना दिए। अब मेरा क्या हुआ, कपड़े का बिजनेस तो क्लॉथ डिवीज़न, स्टील का डिवीज़न तो मेटल डिवीज़न, ऐसे ही मैंने बोला शू का डिवीज़न। अब उनके आगे प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन करना है। देखो कपड़ा बनाने वाले को भी प्रोडक्शन करना होगा, सेल भी करना होगा, फाइनेंस भी इकट्ठा करना होगा, पर्सनल भी इकट्ठा करना होगा। तो हर डिपार्टमेंट, हर डिवीज़न का आगे सब डिपार्टमेंट, हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट बना दिए गए। जैसे कि पीछे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने किया था
सेम उसी तरह से फिर उसके अंडर डिपार्टमेंट बन जाएंगे। सबसे पहले 3 डिवीज़न बने। फर्स्ट डिवीज़न हमारा किसका बना? क्लॉथ का। सेकंड डिवीज़न हमारा बना शूज़ का। थर्ड डिवीज़न हमारा बना स्टील मेटल का। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने जब डिवाइड कर दिया इसको, तो अब क्लॉथ वाले के नीचे भी वही डिपार्टमेंट जो फंक्शनल में हमने पढ़े थे, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो पर्सनल डिपार्टमेंट, सेम डिवीज़न हम जो ये शू डिवीज़न है उसमें भी बनेंगे, और सेम हमारे मेटल वाले में भी बनेंगे। तो इस तरीके से जब काम को हम डिवाइड कर देते हैं, काम के बेस पर हमने डिवीज़न किया है, जो हमारे प्रोडक्ट के बेस पर हमने डिवीज़न किया, काम के बेस पर डिवीज़न करना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के बेस पर डिवीज़न करना डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेन प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। पूरे एंटरप्राइज को उसके प्रोडक्ट के बेस पर, जो जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसके बेस पर जब डिवीज़न किया जाता है तो वो हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑल्सो बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, कस्टमर ग्रुप एट्सेट्रा। तो ये जो है अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि कस्टमर के अकॉर्डिंग या जियोग्राफिकल अकॉर्डिंग जो है वो बनाए जा सकते हैं। If in a business enterprise many type of goods are manufactured, departmentalization is done on the basis of product instead of function। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट बनाया गया है वो प्रोडक्ट के बेस पर बनाया गया है, ना कि फंक्शन के बेस पर। इफ़ इट इज़ नॉट सो, देयर इज ए कंस्टेंट फियर दैट द प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट एंड देयर मार्केटिंग विल कंज्यूम विच मच टाइम वाइल सम अदर प्रोडक्ट विल गेट ओनली ए लिटल अटेंशन। तो यहाँ पर ये फियर बना रहता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चर और जो है सेल पर या मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दे दिया जाएगा, कुछ पर कम दिया जाएगा, जिससे कुछ प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिक पाएंगे। सम प्रोडक्ट विल बी सोल्ड इन ग्रेटर नंबर वाइल द अदर विल फाइंड लिटिल मार्केट। टू अवॉइड सच ए सिचुएशन द होल एंटरप्राइज इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेरियस डिवीजन आर एस्टेब्लिश्ड। इसीलिए जो है इसको अवॉइड करने के लिए, इस डर को जो है पूरे एंटरप्राइज को जो है प्रोडक्ट के बेस पर ही डिवाइड किया गया है। द हेड ऑफ द डिवीज़न लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन कनेक्टेड विद दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एट्सेट्रा। तो हर डिवीज़न का हेड जो है अपने अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट में जो उसको डिपार्टमेंट चाहिए वो फिक्स कर सकता है। ऑल दीज फंक्शन आर परफॉर्म सेपरेटली बाय डिफरेंट डिवीज़न। दिस प्रोसेस हैज़ बीन मेड क्लियर इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो नीचे जो है आपको डायग्राम दिया गया है, उसमें बताया गया है। एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगी आप लोगों को ये कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, मैंने बोला कि काम के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है, मीन्स काम के अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट मतलब कि हम कपड़े का कर रहे हैं, शूज़ का कर रहे हैं, स्टील का कर रहे हैं, तो हमने उसके बेस पर किया। सोचिए अगर हम काम के बेस पर करते, प्रोडक्शन करने का एक अलग डिपार्टमेंट, सेल करने का एक अलग डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से अगर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट जो है डिवीज़न में ना करके फंक्शनल की फॉर्म में करते तो उसका क्या बेनिफिट था क्या नहीं था वो दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो लाइन बोली है उसको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए आपका 3 टाइप के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, बनाते हैं और सेल करते हैं। जब आप 3 टाइप्स के प्रोडक्ट, शूज़ का, कपड़े का और स्टील का करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई डिपार्टमेंटल बनाए गए हैं, कोई डिवीज़न नहीं बनाए गए हैं, डिपार्टमेंटल बनाए गए हैं। मीन्स परचेज डिपार्टमेंट जो है वो कपड़े का भी परचेज करता, शूज़ का भी परचेज करता और स्टील का भी परचेज करता। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ जिससे आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ पर्सन परचेज का कर रहे, स्टील का बना रहे होते, कुछ पर्सन कपड़े का बना रहे होते और कुछ पर्सन स्टील शूज़ का बना रहे होते। सेम फाइनेंस का भी क्या है, उसको एक ही फाइनेंस मैनेजर को
सभी के फाइनेंस की पूरी काम जो है उसी को एक पर्सन को करना है। इसी तरह पर्सनल वाले में भी क्या है, सभी को एक ही काम करना है। तो क्या प्रॉब्लम आती, अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है जो, उसने अपने वर्कर जो लगाए हुए हैं वो कभी ध्यान तो स्टील वाले पर देकर जाकर दे सकता है, कभी कपड़े वाले पर जाके दे सकता है, और कभी शूज़ वाले पर दे सकता है, लेकिन बराबर अटेंशन, बराबर जो है उसको काम का तरीका जो है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही मार्केटिंग वाले ने अगर एक की सेल कर इंक्रीज़ करने के लिए या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तीनों की ऐड करी, तो एक की ऐड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई जिस पर थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया, दूसरों की ऐड कम अच्छी हुई, तो इससे क्या होगा कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि हमारे एक की सेल इंक्रीज़ होने का डर होता है, दूसरे की डिक्रीज़ होने का डर होता है। मीन्स ऐसी बात आ जाती है कि डिक्रीज़ हो सकती है सेल, या फिर एक को अच्छा रिजल्ट मिला, एक को दूसरे को नहीं मिला है। तो इसीलिए इसी से पीछा छुड़ाने के लिए जो है उनको डिवीज़न बना दिए गए। डिवीज़न बनाने का मतलब है कि उन्होंने काम सौंप दिया कि भाई ये मैनेजर है, इसको हमने कौन सा काम देना है, कपड़े का। ये मैनेजर है, इसको कौन सा काम देना है, शूज़ का। ये मैनेजर है, इसको कौन सा काम देना है, स्टील का। अब इसकी मर्जी वो किस तरीके से कराए। अगर एक ही मैनेजर होता तो वो मल्टी टास्क होने की वजह से वो प्रॉपर जो है अपना ध्यान कहीं पर भी ना दे सकता, तो इसीलिए उसको अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया गया। जब डिवीज़न में डिवाइड किया ना, तो वो क्या होएगा, आगे हर कोई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना सकता है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से काम लेना है। अब जो पर्सन है, जनरल मैनेजर है, वो किससे जवाब मांगेगा, क्लॉथ डिवीज़न के मैनेजर से। किससे जवाब मांगेगा, शू डिवीज़न के मैनेजर से। और किससे जवाब मांगेगा, स्टील डिवीज़न के मैनेजर से। तो क्योंकि उनको वो उन्हीं मैनेजर को ही पकड़ेगा। उन्होंने क्या करा, वो अपने नीचे वाले पर्सन्स को पकड़ेंगे। मींस प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन वाले को पकड़ेंगे, मार्केटिंग वाले के लिए मार्केटिंग वाले को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो इससे रिलेटेड जो है काम जो है वो अच्छे से हो जाता है। डिवीज़न डिवाइड करना मीन्स प्रोडक्ट के बेस पर डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनका एक डायग्राम। सबसे पहले होता है शेयर होल्डर, फिर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के बाद इन्होंने 2 एग्जाम्पल दी हैं, मेटल प्रोडक्ट का और प्लास्टिक प्रोडक्ट का। तो मेटल प्रोडक्ट और प्लास्टिक प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइड करने के बाद इनके अपना डिपार्टमेंट हो गए और इनके अपने डिपार्टमेंट हो गए। तो यही चीज़ जो है आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। अब हमने क्या किया है, काम को अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया है। कोई भी काम जो है हमारा वो छूटेगा नहीं, और किसी पर कम अटेंशन, किसी पे ज़्यादा अटेंशन ऐसा नहीं होगा कि दी जाए। The head of each division looks after all the functions connected with their product, that is purchase, sale, advertisement, production, finance, etc. It help in the development of various skill in divisional head. तो यहाँ पर जब डिवाइड कर दिया गया है तो हर कोई अपने अपने नीचे जो डिपार्टमेंट फिक्स करके जो है उनसे अच्छे से काम ले सकता है। तो कोई भी काम जो है वो छूटना या फिर जो है किसी पर कम ध्यान, किसी पर ज़्यादा ध्यान, ऐसा नहीं होगा। सभी को इक्वल तरीके से देखा जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। अब हर के रिजल्ट, हर डिवीज़न अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अपने काम को कर सकता है, अपने नीचे डिपार्टमेंट फिक्स कर सकता है। तो वो अपने काम के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा, वो किसी को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकता। क्योंकि अगर वो एक ही मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं तो वहाँ पर तो ये हो जाता है कि एक पर्सन क्या क्या काम करेगा, कि मल्टी टास्क होने की वजह से जो है पर्सन का एक पर ज़्यादा ध्यान गया, दूसरे पे कम गया ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवीज़न जब किया गया है तो एक पर्सन को एक ही काम मिला है, तो उसको उसी का काम ही अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सन से करवाना है। तो उनका रिज़ल्ट जो है वो एक्चुअल हम असेस कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्विक डिसीजन मेकिंग। एवरी डिवीज़न इज़ इंडिपेंडेंट इन इट्स सेल्फ। हर डिवीज़न जो है अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, इंडिपेंडेंट है वो।
The divisional manager can take only decision regarding his division independently without consulting other divisional manager. उसको किसी अदर डिविजनल मैनेजर के साथ कोई विचार विमर्श नहीं करना है, कोई जो है सलाह मशवरा नहीं करना है, जिससे क्या है वो पर्सन जो है काम को अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर जो है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। जब किसी से सलाह करनी नहीं है, किसी से एडवाइस लेनी नहीं है, किसी कोई कंसल्ट नहीं करना है, तो वहाँ पर जो हमारे डिसीजन होंगे वो क्विक होंगे, जल्दी लिए जाएंगे, कोई देरी नहीं की जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारा इजी एक्सपेंशन। फॉर एवरी प्रोडक्ट सेपरेट डिवीज़न इज ओपन। हर प्रोडक्ट के लिए क्या है, अलग डिवीज़न बना दिया गया। अलग डिवीज़न बनाने पर अलग अलग प्रोडक्ट वाले मैनेजर अलग अलग प्रोडक्ट को संभाल रहे हैं, तो हम कितने भी प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है नए नए प्रोडक्ट जो है हम इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इजीली इंट्रोड्यूस जो है हम अलग अलग प्रोडक्ट का कर सकते हैं, जिससे बिना किसी अदर डिवीज़न को छेड़े, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिवीज़न, वी कैन इंट्रोड्यूस easily a new product. It is easy to expand the concern. नेक्स्ट हमारा है क्या, लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। अब लिमिटेशंस तो क्या है, सभी की हैं, तो यहाँ पर हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेशंस आ रही हैं या डिसएडवांटेज हैं कि डिविजनल हेड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। एवरी डिविजनल हेड वांट टू एस्टैब्लिश ही सुपरमसी। तो ये जो है वो हर कोई पर्सन चाहेगा कि मैं ज़्यादा अपने आप को दिखाऊं, या मेरा काम जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जिससे क्या है हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले। और तो वो क्या है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, डिमांड करेंगे मैक्सिमम रिसोर्सेज की, जिससे जो है डिफरेंट जो डिविजनल हेड्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। The entire set of function, production, marketing, financial, personnel is required for all the division. अब देखो हर डिवीज़न वाला पर्सन क्या करेगा, अपने अपने काम के नीचे ही प्रोडक्शन का भी करेगा, मार्केटिंग का भी करेगा, फाइनेंशियल का भी करेगा, पर्सनल का भी करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही काम को वही चीज़ प्रोडक्शन वाले दूसरे पर्सन कर रहे हैं, वही चीज़ वो कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, डुप्लिसिटी होगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है काम जो है रिपीट किया जा रहा है, उसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ अननेसेसरी इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज जो है वो मिसयूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसका लिमिटेशंस हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फिश एटीट्यूड। एवरी डिवीज़न ट्राई टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समटाइम इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीज़न। हर पर्सन यही चाहेगा, हर डिवीज़न का मैनेजर यही चाहेगा कि हमारा काम सबसे अच्छा हो, यहाँ तक कि वो ऐसा करने के लिए अदर डिवीज़न्स को अनदेखा भी कर देते हैं। दिस शो देयर सेल्फिश एटीट्यूड, कॉन्सिक्वेंटली इट हिट द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज ए होल। तो यहाँ पर वो उनको इंटरेस्ट को जो है वो ठेस पहुँचा रहे हैं, उनके साथ हम कह सकते हैं कि हिट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को। तो इसीलिए ये एक सेल्फिश एटीट्यूड कहा गया है कि सिर्फ अपने आप के डिवीज़न को ही ध्यान दिया जाता है, अदर को इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर सुटेबल है, वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज़ मोर देन वन। जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की नीड होती है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहीं सही रहता है। सेकंड पॉइंट है वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग मेथड आर रिक्वायर्ड। जहाँ डिफरेंट टेक्नोलॉजी और हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मेथड की नीड है, वहाँ ये ज़्यादा सही रहेगा। और साथ ही साथ जहाँ जो बिजनेस कंसर्न है वो वेरी लार्ज है, जब बहुत बड़ा साइज है जिसमें कि संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम अलग अलग डिवीज़न बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन के बेस पर जो डिफरेंस देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। इसमें जो हम स्ट्रक्चर का
डिवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, वो किसके बेस पर किया था हमने? वर्क के बेस पर। यहाँ हमने किसके बेस पर किया? प्रोडक्ट के बेस पर। सेकंड हमारा है स्पेशलाइजेशन, इसमें हमने जॉब का स्पेशलाइज बन जाते हैं पर्सन, यहाँ उस प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ cumbersome to ascertain departmental responsibility, no department will take accountability for adverse result। तो यहाँ पर जो है डिपार्टमेंटल में कौन जिम्मेवार है उसको रिस्पॉन्सिबल करना जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, या फिर हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन सा डिवीज़न जो है उसके लिए जिम्मेदार है, इस चीज़ को इजी हो जाता है रिस्पॉन्सिबल ठहराना या अकाउंटेबल ठहराना जो है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं हम, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा आता है क्या? मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर स्पेशलाइज इज डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ जॉब, सो लिमिटेड डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो यहाँ पर मैनेजर का जो डेवलपमेंट है वो एक ही काम को कर रहे हैं, एक ही काम के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं संभाल सक रहे क्योंकि वो एक ही काम के स्पेशलिस्ट बन गए हैं, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन डिविजनल मैनेजर का जो पर्सन है वो अपने नीचे हर तरह के प्रोडक्शन का भी काम करवाता है, सेल का भी करा रहा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को देख रहा है। तो वो क्या होएगा, एक डिविजनल मैनेजर का जो होगा वो लुक आफ्टर मैनी वेराइड जॉब, सो इमेंस डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ उसका डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो रहा है। कॉस्ट की बात करें तो नो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब, कॉस्ट इनकर्ड इज़ लेस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट जो है कम होगी क्योंकि काम जो है वो रिपीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ जॉब की वजह से कॉस्ट जो है वो हाई रहेगी। सिक्स्थ पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेशन। All department head work as per their discretion, so it becomes difficult to establish coordination। जो सभी पर्सन हैं अपनी मनमानी करते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो होल डिवीज़न की बात की जाए तो हेडेड बाय वन डिविजनल हेड हो कंट्रोल ऑल द डिविजनल एक्टिविटीज, सो कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिटी एस्टैब्लिश। तो यहाँ पर एक डिवीज़न का जो अपना कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि उनको कंट्रोल में जो है एक डिविजनल के द्वारा, डिवीज़न हेड के द्वारा किया जाता है, तो जिससे वो कंट्रोल में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बना रहता है। सुटेबिलिटी, जहाँ एक से ज़्यादा वन मेन प्रोडक्ट दैट इज़ सोल्ड, जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए जाए वहाँ ये सुटेबल नहीं है। जहाँ ओनली वन प्रोडक्ट ही इस्टेब्लिश किया जाए वहाँ ये सुटेबल रहता है। ये कहाँ रहेगा? ये यहाँ रहेगा कि जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल किया जाता है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ये वहाँ पर सुटेबल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट कंसेप्ट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।